अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज के समय पूरी दुनिया की नजर रशिया और यूक्रेन युद्ध पर टिकी है और रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है और आज रशिया और यूक्रेन युद्ध का 5वां दिन है। आज के समय रशियन आर्मी यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है और यह माना जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कीव किसी भी वक्त ढह सकता है। यूक्रेन पर हुए इस हमले को लेकर ज्यादातर पश्चिमी देश और अमेरिका रशिया पर सैंक्शंस यानी कि आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे थे, मगर सैंक्शंस का रशियन इकोनॉमी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर असर ना के बराबर था। लेकिन कल संडे 27 फरवरी को यूएस और यूरोप के कई देशों ने बहुत से रशियन बैंक्स को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से काट दिया, जो कि यूएस द्वारा लगाए जा सकने वाले सबसे बड़े सैंक्शंस में से एक है। और यह माना जा रहा है कि इस सैंक्शन का असर ना ही सिर्फ रशियन इकोनॉमी पर होगा, बल्कि इससे एक आम रशियन नागरिक भी काफी प्रभावित होगा, क्योंकि अब रशिया से बाहर रह रहे रशियन नागरिक रशिया पैसे नहीं भेज पाएंगे और ना ही रशिया में रह रहे लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। स्विफ्ट सैंक्शन लगने के कुछ ही घंटों बाद रशिया ने यूक्रेन से बात करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के परमाणु अवरोध बल को हाई अलर्ट पर रहने कहा है, जिससे पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक परमाणु युद्ध का खतरा नजर आ रहा है। इसके अलावा भी बर्लिन से ब्राजील और सिडनी से पेरिस तक दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के लोग सड़कों पर आकर रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद रशिया के लोग पुतिन के इस फैसले का विरोध करने के लिए रशिया के 40 से अधिक शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की निंदा करने के रेजोल्यूशन को रशिया ने वीटो कर दिया। इसीलिए अब इस मामले को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिस्कस किया जाएगा। वहीं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया द्वारा बातचीत करने के प्रस्ताव को मान लिया है। पहले यह बातचीत यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में होनी थी, मगर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कहने के बाद अब यह मीटिंग बेलारूस के बॉर्डर पर होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर वह किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे और इसीलिए वह इस मीटिंग से कुछ खास उम्मीद नहीं रख रहे हैं। सुनिए इस मीटिंग पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का क्या कहना है। मैं साफ साफ कहूंगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मैं नहीं मानता कि इस मीटिंग से कुछ होने भी वाला है, मगर उन्हें कोशिश करने दीजिए ताकि किसी भी यूक्रेनियन नागरिक के मन में यह शक न रह जाए कि मैंने एक राष्ट्रपति के तौर पर कोशिश नहीं की युद्ध को रोकने की जब मौका सामने आया। हमने इस क्राइसिस पर इससे पहले कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो इस पूरे मामले के बेसिक्स की एक समरी कर लेते हैं। यह है भारत एशिया में और हमसे 5000 किलोमीटर दूर पूर्वी यूरोप में यह है यूक्रेन। यूक्रेन के एक तरफ रशिया है, उत्तर में बेलारूस और दूसरी तरफ यूरोप के बाकी देश हैं। यूक्रेन की ऐसी ज्योग्राफी इसे रशिया और यूरोप के बीच में डालती है। पिछले एक महीने से रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर और अपने मित्र बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर के पास अपनी सेना लाखों की संख्या में जमा कर मिलिट्री ड्रिल्स यानी कि सैन्य अभ्यास करवा रहा था और रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है, इसकी आशंका तब से ही लोगों में थी, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से 1 लाख से ज्यादा सैनिकों और 100 से ज्यादा टैंक से घेर लिया था। वैसे तो बीते कुछ सालों में रशिया और यूक्रेन के संबंध काफी खराब रहे हैं और इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है। रशिया और यूक्रेन ये दोनों ही देश सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर का हिस्सा थे। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो ये दोनों अलग अलग आजाद देश बन गए। इसमें रशिया सभी अलग हुए देशों में सबसे ताकतवर देश बनकर सामने आया। इस दौरान रशिया यूक्रेन को अपने छोटे भाई की तरह देखता था, क्योंकि दोनों ही देश एक समय पर सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। इन दोनों ही देश के लोग एक ही जनजाति यानी कि स्लेविक जनजाति के हैं। इनका रहन सहन, कल्चर, पहनावा, भाषा सब कुछ एक जैसा है। यहाँ तक कि रशियंस और यूक्रेनियंस बहुत ज्यादा मात्रा में एक दूसरे से शादियाँ भी करते हैं। इसीलिए रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन रशिया से दूर हो जाए और पश्चिम
पश्चिमी देशों के करीब हो जाए। मार्च 2013 में जब उस दौरान के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ कई राजनीतिक और आर्थिक डील साइन करने के बारे में सोचा, तब रशिया ने यूक्रेन को ऐसा करने से रोकने के लिए यूक्रेन में एक अथॉरिटेरियन मॉडल सेटअप करने की कोशिश की। रशिया के इस कदम की पूरे यूक्रेन भर में काफी ज्यादा आलोचना की गई और पूरे यूक्रेन भर में महीनों तक भारी प्रोटेस्ट्स हुए और अंत में यूक्रेन और वहां के लोगों ने यूरोपियन यूनियन के साथ ही जाने का फैसला किया। और इसी समय व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। व्लादिमीर पुतिन ने रशियन आर्मी भेजकर यूक्रेन के इस हिस्से, जिसे क्राइमिया या फिर क्राइमियन पेनिनसुला कहा जाता है, इस पर कब्जा कर लिया। क्राइमिया साल 1950 से ही यूक्रेन का हिस्सा था, मगर यहाँ के ज्यादातर लोग रशियंस थे और क्राइमिया ने हमेशा से ही रशिया के साथ अच्छे संबंध बना कर रखे थे। रशिया ने क्राइमिया में रेफरेंडम कराया, जिसमें रशिया के अनुसार ज्यादातर लोगों ने रशिया के साथ मिलने के पक्ष में वोटिंग की, मगर यूक्रेन ने इस रेफरेंडम को गैर कानूनी बताया। और साल 2014 में ही रशिया के क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में बसे डॉनबास रीजन में, जो कि दो हिस्से डोनेट्स्क और लुहान से बना है, यहाँ भी अलगाववादियों को हवा मिल गई, क्योंकि यूक्रेन के डॉनबास रीजन में एक बहुत बड़ी रशियन बोलने वाली आबादी है और इनमें से कई लोग डोनेट्स्क और लुहान्स्क को यूक्रेन से तोड़ना चाहते थे। साल 2014 में ही इन लोगों ने यूक्रेनियन आर्मी के साथ युद्ध कर कुछ हिस्सा कब्जा लिया, जिसे उन्होंने उस समय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहान्स्क का नाम दिया था। उस समय यूक्रेन ने रशिया पर इनका समर्थन करने का आरोप लगाया था और रशिया ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था। लेकिन अभी फिलहाल यूक्रेन पर हमला करने से कुछ दिनों पहले रशिया ने आधिकारिक तौर से अपनी आर्मी यूक्रेन भेजकर इन अलगाववादियों की मदद की। रशिया ने कहा कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को शांति बनाए रखने के लिए यूक्रेन में भेजा था और उन्होंने यूक्रेनियन सरकार को नियोनाजी विचारधारा का बताया, जो कि यूक्रेन में रशियन बोलने वाले लोगों पर अत्याचार करते हैं। दुनिया भर के देशों ने इसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए रशिया का एक बहाना बताया है, क्योंकि रशिया की बताई किसी भी बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो खुद यहूदी हैं, जिनके पूर्वजों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था, तो वह भला नाज़ी कैसे हो सकते हैं। रशिया ने 21 फरवरी को यूक्रेन के इन दोनों हिस्सों को अपने तरफ से एक अलग देश का दर्जा दे दिया। 2014 के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी देशों और नेटो के करीब बढ़ता गया। यूक्रेन ने साल 2008 में ही नेटो में मिलने की इच्छा जाहिर की थी। नेटो एक सैन्य साझेदारी यानी कि एक मिलिट्री अलायंस है, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन के विस्तारवाद से निपटने के लिए बनाया गया था। इसे साल 1949 में वॉशिंगटन में अमेरिका सहित यूरोप के 12 छोटे बड़े देशों को लेकर बनाया गया था। और नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नेटो के किसी भी देश पर हमला नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा और नेटो के सभी देश इसका बदला लेंगे। और नेटो के वजह से ही यूरोप के छोटे छोटे देश भी अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। साल 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद वह देश जो कि कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, जैसे कि लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, वह भी नेटो में शामिल हो गए और आज के समय नेटो में कुल 30 देश शामिल हैं। नेटो का विस्तार रशिया के करीब देखकर रशिया काफी खतरा महसूस करता है और रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बन जाए। इसीलिए रशिया ने यूरोपीय देशों और अमेरिका के सामने 3 बड़ी डिमांड्स रखी। पहला, नेटो यूक्रेन को किसी भी तरह से सैन्य मदद देना बंद कर दे। दूसरा, नेटो यूक्रेन को कभी भी अपना हिस्सा नहीं बनाएगा। और तीसरा, नेटो और देशों को खुद से नहीं जोड़ेगा। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रशिया के इन डिमांड्स को मानने से मना कर दिया और माना जाता है कि इसीलिए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसके अलावा भी कई लोगों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन के आजाद और लोकतांत्रिक होने को खुद पर खतरे की तरह देखते हैं, क्योंकि यूक्रेन जो कि लगभग रशिया के ही जैसा है, अगर वहाँ लोकतंत्र और आजादी कामयाब हो गई तो इससे पुतिन की तानाशाही, जिसे उन्होंने 22 सालों से संभाल कर रखा है, इस पर काफी बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।